नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने कोविंद को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद प्रणब और कोविंद ने आपस में कुर्सियां बदली। रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। शपथ ग्रहण के वक्त मंच पर रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी के अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहे। इक्कीस तोपों की सलामी के बीच रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद थे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वैसे उनकी गैर मौजूदगी में ये काम सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे सबसे सीनियर जस्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 56 के मुताबिक जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू होता है, जो 5 साल तक का होता है। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के मंत्री, राज्यपाल, विदेशी राजदूत, सांसद और भारत सरकार के प्रमुख सिविल और मिलिट्री अधिकारी मौजूद रहे। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। तो देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों एक ही कार में संसद भवन के लिए रवाना हुए। समारोह की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव पर आए हुए चुनाव आयोग के फैसले को पढ़ा गया। उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। देश में विरासत के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। सियासी प्रतीकों के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद के पहले संबोधन पर ही विवाद हो गया है। कांग्रेस ने नाखुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पूरे भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जो बेहद दुखद है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरदार पटेल और बाबा साहिब अम्बेडकर का नाम लिया, लेकिन नेहरू का नाम कहीं नहीं आया। माननीय राष्ट्रपति जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के लोगों के नाम लेते हैं और जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसका एक बार भी नाम नहीं ले लिया। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। सरदार पटेल जी का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। अम्बेडकर जी का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नेहरू जी के ऊपर तो नहीं थे। नेहरू जी तो फ्रीडम मूवमेंट में भी उनसे आगे थे और वो प्रधानमंत्री थे। हालांकि विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच बीजेपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल देश की राजनीति में अहम मुकाम हासिल करेगा। उन्होंने गांव से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनका अनुभव है और साथ ही साथ उन्होंने गरीब लोगों के लिए शुरू से ही हमेशा काम करते रहा। और उनके जैसा एक व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए क्षेत्र से आगे आया है,
निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश की प्रगति होगी, विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। विरासत पर सियासत का इतिहास काफी पुराना है। देश की आजादी के बाद से ही राजनीतिक दल इसे लेकर सियासत करते रहे हैं। महापुरुषों को प्रतीक बनाकर उन्हें अपने दल के साथ जोड़ लेना और फिर उसके सहारे राजनीति करना सियासी दलों का पुराना खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामनाथ कोविंद को बधाई तो दी, लेकिन निशाना साधना नहीं भूली। हमारी पार्टी श्री रामनाथ कोविंद को अपनी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती है, परंतु अच्छा होता है कि यदि वे आज अपने शपथ ग्रहण के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा के कुछ फूल जरूर अर्पित कर देते। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद शपथ ले चुके हैं और देश को अपना नया राष्ट्रपति अब मिल चुका है। लेकिन शपथ लेने का जो पूरा दौर रहा, वो जो पूरा प्रोग्राम रहा, उस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। कांग्रेस ने जहां, खासतौर पर गुलाम नबी आजाद ने जहां इस बात को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की कि शपथ के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया गया, लेकिन नेहरू का नाम ना लिया जाना उनको खला। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोसजनक है। तो वहीं मायावती ने भी बधाई दी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि अगर वो सिर्फ राष्ट्रपिता के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर पर भी अगर कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करते तो बेहतर होता। ये राजनीति का एक अलग पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी आरोप कुछ हद से कुछ दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि चूंकि अतीत में रामनाथ कोविंद का जो संबंध रहा है वो बीजेपी से रहा है, काफी लंबे वक्त तक रहा है और खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी नजदीकियां उनकी रही हैं, तो कहीं उनकी कार्यकुशलता पर और कार्यप्रणाली पर इस चीज का फर्क ना पड़े, इसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है जो कि इन चिंताओं को बेहद निरर्थक बता रहा है। और इस वक्त में सहयोगी अंबुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव तमाम जानकारी के साथ। अंबुज, 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद शपथ ले चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से क्या आरोप सामने आया है? देखिए, अगर रामनाथ कोविंद की बात करें, उनका शपथ ग्रहण हो गया है और आज से वो देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन तमाम तरीके की राजनीति जो कहें कि पिछले दिनों जो देखने को मिली वो बाकायदे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि रामनाथ कोविंद ने सबको याद किया, पुराने राष्ट्रपतियों को याद किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अम्बेडकर को याद किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम न लेना, पहले प्रधानमंत्री का नाम न लेना उन्हें खल रहा है। उसी तरह मायावती ने भी इस बात करके अपनी आपत्ति जताई कि भीमराव अम्बेडकर के भी चरणों में अगर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते तो ज्यादा बेहतर होता। ये राजनीति का ही एक हिस्सा है। बहरहाल जो भी कुछ इसमें रहा हो, लेकिन अब वो भारत के अगले राष्ट्रपति हैं, उसके पद पर शपथ ले चुके हैं। तो यही उम्मीद अब की जाएगी कि वो जो जातिगत जो एक पार्टी की राजनीति है उससे ऊपर उठ के, उससे अलग हटकर वो तमाम पार्टियों को समान भाव से देखेंगे और बेहतर की तरफ बात को लेकर जाएंगे। यही उम्मीद सभी लोगों को है उनसे। लेकिन ये वही मायावती हैं अंबुज कि जब रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया गया था तो दलित के शब्द का इस्तेमाल करते हुए कार्ड खेलते मायावती ने कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि किसी इस वर्ग से संबंधित व्यक्ति को इस पद पर बैठाया गया है। तो क्या अब ये कमेंट मायावती के जो सामने आ रही है अपनी ही राजनीति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल मायावती कहीं ना कहीं अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको खोज रही हैं। इसी के चलते पिछले दिनों का घटनाक्रम हमने देखा कि मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद एक मीटिंग बुलाई और कहा कि अब रेगुलरली वो हर महीने की 18 तारीख को जाकर के लोगों से मिलेंगी, उनके साथ बातचीत करेंगी। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज आपका हम तक जुड़ने के लिए, उस बारे में बेहतर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने कई चुनौतियां भी हैं। कोविंद 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ भी उन्होंने काम किया है। कोविंद बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष रहे हैं।
इस वक्त देश में उठ रहे राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें सर्वोच्च पद पर होने के चलते बड़ी अपेक्षाएं हैं। क्या कोविंद उन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे? क्या कोविंद जरूरी मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। किसी राष्ट्रपति से यही आशा की जा सकती है कि वो निष्पक्ष हो, उसका रिकॉर्ड स्वच्छ हो और वो सभी को स्वीकार्य हो। एक सक्षम संचालक जो अपने मन की बात कहने में हिचकिचाए नहीं और संवैधानिक तथा कानूनी मामलों में कुशाग्र हो। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक है। देश में हिंदुत्व और गौरक्षा के नाम पर जगह जगह भीड़ की हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी विदाई भाषण में देश की सांस्कृतिक विविधता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता जरूरी है। वर्तमान हिंसा आपसी भरोसे को खत्म कर रही है। दलितों पर भी अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर कोविंद को बड़े और निर्णायक फैसले लेने होंगे। कोविंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की मनोभावना की अवहेलना कर आरक्षण बचाओ आंदोलन खड़ा कर बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया था, लेकिन मौजूदा रोल में वो सरकार के मार्गदर्शक की भूमिका में है। क्या कोविंद देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण के रास्ते पर चलेंगे, जिन्होंने यूनाइटेड फ्रंट और वाजपेयी की अगुवाई वाली NDA सरकार के शासनकाल के दौरान चुनौतीपूर्ण मौकों पर संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा। अक्टूबर 1987 में उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट सरकार से कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा और अक्टूबर 1998 में उन्होंने वाजपेयी मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव को लौटा दिया, जिसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा गया था। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्या कोविंद वैसा ही करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा स्थिति में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हालात बिगड़ रहे हैं। बिहार समेत गैर बीजेपी दलों की सरकारों वाले राज्यों में सरकार भंग करने की अगर मोदी सरकार सिफारिश करती है तो ऐसे फैसले का अनुमोदन करना क्या कोविंद की मजबूरी होगी? 2019 के आम चुनावों के बाद अगर किसी दल के पास पर्याप्त बहुमत हुआ तो कोई समस्या नहीं होगी, मगर अगर खंडित जनादेश मिला तो राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उन्हें कठिन निर्णय लेना पड़ेंगे। संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायणन और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान रायसीना हिल्स और रेसकोर्स रोड के बीच तनातनी के उदाहरण है। दूसरी ओर प्रणब मुखर्जी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर S राधाकृष्णन और प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति सीमा रेखा के भीतर ही रहे। कोविंद चूंकि एक अनुशासित पार्टी वर्कर है, इसीलिए उनसे मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की आशा की जाती है। इसके अलावा मृत्यु दंड के मामलों में क्षमादान देने में भी उनके विवेक की परीक्षा होगी। भारतीय संविधान की धारा 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ, लंबित या कम कर सकता है, मगर उसे ऐसी कार्रवाई मंत्रिमंडल की सलाह पर करनी होती है। राष्ट्रपति S राधाकृष्णन ने अपने सामने मृत्यु दंड के सभी 57 मामलों में दया याचिकाओं पर सजा में बदलाव किया था। वहीं डॉक्टर कलाम ने एक दया याचिका स्वीकार की और एक ठुकराई थी, जबकि 23 दोषियों को क्षमा कर दिया था। कोविंद खुशकिस्मत है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। राष्ट्र प्रमुख होने के नाते कोविंद राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की मेजबानी करेंगे, लेकिन उनके पास कोई कूटनीतिक अनुभव नहीं है, मगर एक अच्छी सलाहकार टीम के साथ इस समस्या से अच्छे से पार पाया जा सकता है। फिलहाल एक बात तो तय है कि कोविंद के राष्ट्रपति बनने के साथ देश के शीर्ष 4 संवैधानिक पदों का भगवाकरण पूरा हो गया है। ये पहली बार होगा कि बीजेपी का अपना राष्ट्रपति होगा और संभवतः उपराष्ट्रपति भी, जबकि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष पहले ही भगवा खेमे से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अपनी सादगी के लिए मशहूर रामनाथ कोविंद का जीवन बेहद साधारण और संघर्ष भरा रहा है। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर किया है। सियासी सफर पर चलने से पहले वो एक सफल वकील भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म
1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो कानपुर के डेरापुर तहसील के गांव परौक के रहने वाले हैं। कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने करीब 16 साल तक प्रैक्टिस की। पेशे से वकील कोविंद 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1998 से 2002 के बीच बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। राम कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। कोविंद ने 1990 में घाटमपुर से और 2007 में यूपी की भोगनीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने पर 8 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक कमरे से 340 कमरों तक जाने का रामनाथ कोविंद का सफर तमाम उतार चढ़ाव से भरा रहा। देश का 14वां राष्ट्रपति बनने के साथ ही अब 330 एकड़ में फैला 750 से ज्यादा स्टाफ वाला राष्ट्रपति भवन उनका निवास स्थान होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में राष्ट्र के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के वेतन में 200% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीना होने की संभावना है। इससे पहले 2008 में राष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि हुई थी और उनका वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रति महीना किया गया था। राष्ट्रपति के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला उस वक्त लिया गया जब इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी का वेतन राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गया। न्याय व्यवस्था के तहत केवल राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस वक्त उपराष्ट्रपति का वेतनमान 1.25 लाख रुपए है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 3.5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति की शपथ के लेने से पहले उनके सचिवालय में फेरबदल हुआ। लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष संजय कोठारी को नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। कोठारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर अमोता पाल की जगह ली है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक गुजरात कैडर के वरिष्ठ वन्य सेवा अधिकारी भरत लाल को रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय वन सेवा के 1988 बैच के अधिकारी भरत लाल इस वक्त दिल्ली में गुजरात सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियुक्तियों को 2 साल के लिए मंजूरी दी गई। तो वहीं 1978 बैच के हरियाणा बैच के आईएएस ऑफिसर रहे कोठारी पिछले साल जून में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नवंबर 2016 में उन्हें सरकारी उपक्रम का मुखिया नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक को राष्ट्रपति का प्रेस सचिव बनाया गया। मलिक इस वक्त नीति संबंधित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो हैं। दरअसल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार अशोक मलिक को नए राष्ट्रपति का प्रेस सचिव नियुक्त किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।